जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और 2012 का वो सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वो खत्म हो चुका है। तो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को हम अब आगे करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को। ठीक है, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। ठीक है, किसी एपी का ठीक है, एपी का 7th टर्म यानी 7 टर्मों का जो सम है यानी S7, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, वो गिवन है 49। ठीक है, 17 टर्म इज 289। ठीक है, और 17 टर्म का सम कितना है, 289। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। ठीक है, तो बताना है कि Sn इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, बोलो समझ आए। तो यहां से हम क्या करते हैं कि गिवन S7 क्या है, 49 है। ठीक है, S7 क्या 49 है। ठीक है, और S17 कितना है, यानी सम ऑफ 17th टर्म कितना दिया है, 289 दिया है। ठीक है, और हम यहां से मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। बोलो बात समझ आई। अब चूंकि जानते हैं कि एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, यह होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बोलो बात समझे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि S7, ठीक है, S7 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 49 गिवन है। तो S7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बोलो S7 के लिए हम लिख सकते हैं n/2 यानी कि n यहां पे कितना होगा, 7 हो गया। ठीक है, n 7 हो गया, तो 7/2 और ये 2a, क्योंकि a हमारे लिए कितना है, a है। ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 7-1, ठीक है, इंटू डी क्या है, डी भी हमारा कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है, डी है। ठीक है, यानी और इक्वल टू ये 49 के बराबर। ठीक है, ये 7 से ये 49 कटा, ठीक है ना, 7 बार में। ठीक है, और ये यहां से आप देखो तो यहां से ये बचेगा 1/2 और यहां से ये हो जाएगा 2a प्लस 6d, 7 में से 1 गया 6d होगा कि नहीं, और यहां से 7। बोलो बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1/2 और इंटू 2 यानी a प्लस 6d, ठीक है, इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कि यहां से आपके लिए क्या बन गया, a प्लस 6d इज इक्वल टू 7। ये आप मान लो कि ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बात समझ आया। अच्छा, कॉमन लेने के बाद ये 3 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसी तरीके से ठीक है, हम क्या करते हैं कि S17 गिवन था कितना, 289। ठीक है ना, S17 कितना गिवन था, 289 है ना, S17 कितना, 289। तो यहां से हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 17/2, फिर 2a, फिर प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 289। देखो एक्चुअली क्या है कि मेरे हाथ और दिमाग का ना लड़ाई है। ठीक है, इसलिए आप इन चीजों को मैनेज करना। ठीक है, देखो ये 17 से ये 218 कटा, ठीक है, और ये हो गया 17। ठीक है, अब यहां से ये बचेगा 1/2 और ये 2a, 17 में से 1 जाएगा 16। ठीक है, 16d, ठीक है, और यहां से ये बचेगा 17। ठीक है, अब यहां से 1/2 और 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहां से a प्लस 8d हो जाएगा और यहां से ये 17 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कटेगा। ठीक है, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। बोलो जी बात समझ आई।
ये हो गया हमारे लिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, आप देखो यहां पे ये a को और 8d को जोड़ने पर 17 आता है, ठीक है, और यहां से a प्लस 3d करने पर कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों का सम 7 दे रहा है, ठीक है, और इन दोनों का सम कितना दे रहा है, 17 दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इक्वेशन बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 यानी 2 से 1 को घटाना है, ठीक है ना, 2 में से 1 को यानी दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले को घटाना है। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, ये माइनस करना है। ठीक है, ये a से a कट गया और ये बचेगा यहां पे 5d और यहां से ये बचेगा 10, ये इससे कटेगा तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा आपका 2, क्योंकि ये 5 दूनी 10 कटा था। ठीक है, अब यहां से पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट में पुट करते हैं, यहां पे फर्स्ट कितना है, ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो d के जगह पर हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, d के जगह पर हम अगर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3 गुना 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 3 दूनी 6 उधर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला था सवाल में, a पता चल गया, d पता चल गया। ठीक है, a पता चल गया और d पता चल गया, और पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है ना, यानी कि n टर्म्स। ठीक है ना, तो अब आप यहां से लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज Sn, होगा ना, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे Sn इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये हुआ 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, n बाई 2 छूट गया, n बाई 2। ठीक है, 2a, फिर उसके बाद प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और d कितना, d हमारा 2। ठीक है, तो यहां से n बाई 2, अब यहां से ये कितना हो जाएगा, 2 और यहां भी 2, तो 2 2 कॉमन आ गया, बाहर आ गया ये, और यहां से 1 बचेगा, ये प्लस n माइनस 1 बचेगा, यहां से ये 1 से ये 1 कट गया क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। ठीक है, तो यहां ये 2 से ये 2 कट गया और यहां से n बचेगा, और ये ब्रैकेट से अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकल करके n आएगा, तो क्या बचेगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। बोलो बात समझ आई। ठीक है, n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, n स्क्वायर। सम ऑफ फाइंड द फर्स्ट ऑफ इट्स n टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कह रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, इसका टेंजेंट है, ठीक है, इसके टेंजेंट पे, ठीक है ना, इसके टेंजेंट के किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, यानी कि यहां जो रेडियस ये ऐसे आर आ रहा है, ठीक है, और ये रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। कहां परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मान लेते ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, तो यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, सभी जगह नहीं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी कि इस टेंजेंट जो ये टेंजेंट है, मान लेते ये टेंजेंट एल है, ये जो एल टेंजेंट है,
सर्किल के किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है, ठीक है, तो रेडियस जो होता है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पिछले साल के यानी कि 2012 के पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने ये बताया था, ठीक है। अब ये फिर से दोबारा 2013 वाला में भी आया, यानी कि ये समझ लो कि ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है ना। तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखो और इसको पढ़ो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो क्या है, गिवन गिवन एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल है, ठीक है, जिसका सर्किल ये सी है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितना है, उसका रेडियस आर है, एंड टेंजेंट टेंजेंट एल है, ठीक है, टेंजेंट एल है एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है, किसी पॉइंट ए पर है, ठीक है। अब क्या करना है कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो ओ ए है, ठीक है, ये जो ओ ए है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो एल के ऊपर, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक हम कहीं पे भी इस पॉइंट मतलब कि इस लाइन एल पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कोई पॉइंट बी। बोलो बात समझ आया। और इस बी को ना हम ओ से क्या कर देते हैं, इस तरीके से हम यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो ये यहां पे सी पे किसी, मान लेते कि किसी पॉइंट सर्किल के ऊपर, किसी सी पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, सर्किल को टच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट बी अदर देन ए, ठीक है, ए के अलावा पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है, ए के अलावा पॉइंट बी ले लेते हैं ऑन टेंजेंट एल, ठीक है, एल के ऊपर हम कोई पॉइंट बी ले लेते हैं ए के अलावा, ठीक है। अब ज्वाइन ओ बी विच meets the circle at C, ठीक है। इसको ये जो है, ये जो OB है इस तरीके से, तो ये सर्किल को कहां पे, C पे, ठीक है ना, सर्किल को C पर काट रहा है ये OB, ठीक है, यहां पे ये, ठीक है। अब प्रूफ, ठीक है, एक चीज देखो आप कि यहां से ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, बोलो है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, ये इक्वल टू ये आर के बराबर है, ठीक है, ओ ए, ये ओ ए और ये ओ सी, ठीक है। अब यहां से ये जो ओ बी है, ये जो ओ बी है, ठीक है, ये ओ बी बराबर क्या है, ये ओ सी प्लस सी बी होगा, प्लस सी बी होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते कि ये जो ओबी है, ये जो ओबी है ग्रेटर देन ओसी होगा, ठीक है, ये ओसी से क्या होगा, ओसी से ये बड़ा होगा, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला जो लाइन है ओबी, ये ओसी से बड़ा होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहां ओबी इससे, ठीक है, इस ओबी इज इक्वल टू हम ओसी के जगह पर, ठीक है, ओसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं और प्लस सी बी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या। तो यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि ये ओबी जो है ये ओ ए से भी बड़ा है, ठीक है, बोलो बात समझ आ रहा है। तो हमारा ये जो है बी इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, ऑन द टेंजेंट एल, ठीक है। इस तरह से 10 ओ ए इज द shortest line, OA is the shortest line, ठीक है।
फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट एट लाइन सेगमेंट एल। लाइन सेगमेंट एल, ठीक है। बोलो बात समझ में आए? तो ये छोटा, सबसे छोटा वाला पॉइंट है। ओ ए क्या है? एक सबसे छोटा पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहां पे एक बात है कि जो सबसे छोटा पॉइंट होता है, ठीक है, अगर एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है और इस लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है, बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो हम अगर कहते हैं कि ये लाइन आया, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन आया और यहां पे पॉइंट ए पर आकर के मिलता है, ठीक है, और ये पॉइंट इधर बी पे मिलता है और ये ओ इधर आकर के सी पर मिलता है। तो यहां से हम कहते हैं कि ये जब ओ ए, ठीक है ना, ओ ए क्या है? ओ ए सारे लाइन से, ठीक है ना, ओ ए जो है ओ बी से भी छोटा है, ओ बी से भी छोटा है, ठीक है, ये ओ ए ओ सी से भी छोटा है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे जितना भी पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, ए के अलावा, अदर देन ए, ठीक है ना, जितना भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो इन सभी पॉइंट के बनने से, जो मिलने से, यानी इस सेंटर से इस पॉइंट के जो मिलने से, या दूसरे अदर देन जो पॉइंट है लाइन के ऊपर, इनके मिलने से जितने भी लाइन होंगे ना, सब का सब ओ ए से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ओ ए सबसे छोटा होगा। ओ ए अगर सबसे छोटा होगा तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां पे उसी तरीके से यही वाला, यहां पे भी वही चीज हो रहा है, ठीक है। देखो यहां पे वही चीज हो रहा है कि यहां पे एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर 1 2 3 बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है और ये जो सेंटर ओ से जो मिल रहा है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि द शॉर्टेस्ट distance between a point and any point on line segment is perpendicular, ठीक है, ये याद रखना होगा। इसलिए therefore OA is perpendicular on L, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब है इन फिगर L6, ये फिगर 6 है, ठीक है। L and M are two parallel tangent to a circle with center O, ठीक है। यहां पे L और M दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। एक जो सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है ए और बी पे रिस्पेक्टिवली, ए और बी पे टच कर रहा है। अनदर टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट द लाइन एल एट डी एंड एम एट ई, ठीक है। यह जो है एक दूसरा जो टेंजेंट है डी, ये क्या कर रहा है? सर्किल को सी पे टच कर रहा है, ठीक है, और लाइन एल को डी पर और लाइन एम को ई पर टच कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि डीओई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बोलो बात समझ आए? ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहां पे जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन है बस यही चीज ना आप कॉपी कर दो। इसके गिवन लिखने और टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन और प्रूफ इतना लिखने का भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप लिखो, ना समझ आए तो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उसको जो बोल रहा है, ठीक है ना, वो वाला आप लिख दो, ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूं, क्वेश्चन में हमेशा 2 पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या होता है? एक जो गिवन होता है, ठीक है, और दूसरा जो निकालना होता है, ठीक है, जो निकालना होता है, ठीक है। तो आप जो गिवन है ना उस वाले को इस गिवन में लिख दो, बस हो गया। यानी कि हम क्या लिखते हैं कि लाइन एल, ठीक है, एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, टू, ये देखो ये पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट
टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है, विथ सेंटर ओ, टचिंग द सर्किल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और DE, ठीक है, इज अनदर टेंजेंट एट C, ठीक है, यहां C पर है दूसरा एक टेंजेंट, ठीक है, कौन, DE है ना, ये दूसरा टेंजेंट है DE जो सर्किल को C पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, which intersect the line L at D, L को D पर, and M at E। बोलो जी, बात समझ आया? ये चीज हमारा क्या है, गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि यहां से हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OC, ठीक है, ज्वाइन OC, हम OC को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं यहां से, इसको, इस O को हम यहां से इस तरीके से इसको C पे हम क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। जब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तब यहां से आप देखो, ज्वाइन करने के बाद प्रूफ इन ट्रायंगल OEB, ठीक है, यहां से OEB, ये ट्रायंगल OEB, ठीक है, एंड ट्रायंगल OEC यानी ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, OEC, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ये OB इज इक्वल टू OC होगा, ये जो OB है ये OC के बराबर होगा, ये दोनों रेडियस है, ठीक है, दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, ठीक है। अब यहां से OE इज इक्वल टू OE होगा, ठीक है, ये OE, ये जो OE है, ये देखो, ये OE इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, OE क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो फिर ठीक है, ठीक है ना। और फिर यहां से ये देखो, ये BE और CE, ये BE और ये CE यहां पे क्या है, ये दोनों क्या है, इस सर्किल का एक टेंजेंट है, और ये E जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी कोई टेंजेंट अगर खींचा जाता है, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि BE बराबर होगा CE के, ठीक है, यानी कि BE इज इक्वल टू CE, ठीक है। क्योंकि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। जब यहां पे ये तीनों साइड अगर इक्वल हो गया तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEC के, ठीक है, OEC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कैसे, तो साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो इसलिए एंगल BOE, ठीक है, एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल COE के, ठीक है, बाई CPCT से, ठीक है। बोलो, बात समझ आया? देखो, ये जब साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देख लो,
ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, तो BOE और EOC ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से सिमिलरली ठीक है ना, यहां से ये जो ट्रायंगल है ODA इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये भी एक कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ODA कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ODC के। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे ODA ये एक ट्रायंगल, ठीक है, और ODC ये ट्रायंगल, यानी ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहां से AOD ये एंगल और एंगल DOC ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है AOD बराबर हो जाएगा एंगल DOC के। ठीक है, बोलो बात समझ आई? और इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, अब यहां पे एक बात कि यहां से देखो AOB ये पूरा जो लाइन है, एक डायमीटर है, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो एंगल यहां पे बनेगा, ये पूरा एंगल O पे, यहां पे O पे, ठीक है, तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि यहां लिख देते हैं कि चूंकि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं कि ये जब पूरा ये जब स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा जब एंगल ये पूरा 180 डिग्री का होगा, तो यानी कि BOE प्लस EOC प्लस COD और प्लस DOA ये सारे जो एंगल होंगे वो सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं AOD, ठीक है, एंगल AOD, ठीक है, प्लस एंगल DOC, एंगल DOC, ठीक है, प्लस एंगल COE, ठीक है, या EOC, ठीक है, और यहां से EOB या BOE, ठीक है, प्लस एंगल BOE, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां लिखते हैं। ठीक है, यहां पे तो इसलिए AOD एंगल AOD प्लस DOC एंगल DOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बोलो बात समझ आए? अब यहां पे एक चीज आप देखो, यहां पे AOD बराबर है DOC के, AOD बराबर है DOC के, है कि नहीं है? ठीक है, तो AOD बराबर है जब DOC के, तो हम इस AOD को भी हम DOC लिख सकते हैं, यानी कि DOC प्लस DOC कितना हो जाएगा, 2DOC होगा कि नहीं? और यहां से COE, ठीक है, COE क्या है, यहां से फ्रॉम 1 से, और ठीक है, यहां से COE इज इक्वल टू BOE है, तो BOE को हम COE भी लिख सकते हैं, इसके लिए COE लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से COE प्लस COE क्या हो जाएगा, 2COE होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कहां से लिखा भाई, तो ये लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये दो कॉमन ले लेंगे, तो DOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? दो कॉमन लेंगे तो ये 2 से 180 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो DOC और COE, यहां पे ध्यान से देखो, एंगल DOC और COE ये पूरा, फिर से एंगल DOC प्लस COE एंगल COE, इन दोनों एंगल के लिए, ये एंगल और इस एंगल के लिए आप लिख सकते हो ना कि DOE, एंगल DOE। बोलो जी बात समझ आया? तो हम वही चीज यहां करते हैं, DOC और COE के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DOE।
ठीक है, DOE ये लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो बात समझ आए, इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अब यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, तो यही तो सवाल में कहा था ना कि आप ये प्रूफ करो कि DOE क्या है, 90 डिग्री है, तो यह प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग का, कहां से, फ्रॉम कहां से, फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हम अगर मान लेते हैं कि ये एक एस है, ठीक है, और ये एस है, ठीक है, यहां से ये मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है ए और बी, ठीक है, और ये है सी और डी। ठीक है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ठीक है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर, यानी कि मान लेते कि अगर ये टावर है, ठीक है, तो टावर के टॉप का, ठीक है, टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के फुट से, ठीक है, बिल्डिंग के फुट से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। बोलो बात समझ आए। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, ठीक है, लो। अच्छा एक बात, अब कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि आखिरकार हम किसको मानेंगे कि बिल्डिंग कौन है और टावर कौन है। बोलो, यहां पे ये तो बात चैलेंजिंग लग रहा है ना, ठीक है, कि इस ए बी को मान ले या फिर सी डी को मान ले। तो एक बात, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये बताएगा कि कौन सा टावर होगा और कौन सा बिल्डिंग होगा। देखो, मान लो कि ये एक पोल है, ठीक है, या लाइन है, ठीक है। अब यहां से ये एक इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, यहां पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, यहां इस वाले पॉइंट को यहां पे देखो, ठीक है, अगर यहां से इस पॉइंट तक ऐसे अगर एंगल बनाना है, देखो इस तक, इसके टॉप तक जाना है, ठीक है, तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। अगर इसके टॉप तक अगर जाना है, देखो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या यहां पे जो एंगल है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना, एंगल एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, यानी कि हमको जैसे जैसे ऊपर देखना होगा वैसे वैसे हमारे गर्दन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर और उठाना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ रहा है। यानी कि अगर नीचे देखना है तो यहां से एंगल जो होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक है। अगर ऊपर देखना होगा तो एंगल जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो, यहां पे जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा, नीचे देखने के लिए कम होगा। तो यहां पे देखो, अब यहां पे बात समझना होगा कि अगर 60 डिग्री पे देख रहे हैं, ठीक है, एंगल अगर 60 डिग्री पे देख रहे हैं तो यानी कि क्या होगा, ये ज्यादा ऊंचाई को देख रहे होंगे, ठीक है। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे से हम कम ऊंचाई वाली चीज को देख रहे हैं। बोलो ये बात समझ आए कि नहीं आई। अब यहां से इसलिए यह पता चला कि अगर टावर 60 मीटर है, इसका मतलब टावर जो है 60 मीटर का इतना हो गया, तो जरूर बिल्डिंग क्या होगा, वह टावर से छोटा होगा। यही एंगल ऑफ एलिवेशन ही बताएगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बताएगा कि टावर बड़ा होगा या फिर बिल्डिंग बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में टावर और बिल्डिंग के लंबाई में किसकी लंबाई, हाइट बड़ा होगा, यह जो है कौन बताएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कम एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि हम किसी कम हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया कि हम किसी ज्यादा ऊंचाई वाले किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो ज्यादा एंगल हमारा एक्सटेंड होगा। बोलो बात समझ आई। तो अब समझते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, लेट द, ठीक है, यहां ए बी,
बी द बिल्डिंग, ठीक है, यह ए बी क्या है, बिल्डिंग है, एंड सी डी बी द टावर, ठीक है, और यहां पे सी डी इज इक्वल टू कितना है, सी डी इज इक्वल टू 60 मीटर है, यह गिवन है, ठीक है, और साथ ही साथ यहां से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो जी, बात समझ आ रही है? तो इन ट्रायंगल सी बी डी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सी बी डी, अब जहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, ठीक है, तो सी बी डी में, ठीक है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, सी डी बाई बी डी, ठीक है, चूंकि tan थीटा बराबर क्या जानते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 इज इक्वल टू सी डी गिवन है 60 मीटर, और यहां से बी डी पता नहीं है, ठीक है, अब ये बी डी इधर आ जाएगा, यानी कि इसलिए बी डी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा, तो 60 √3 मीटर। बोलो, बात समझ आए? समझ गए? फिर अब उसी तरीके से क्या करते हैं, एक बात देख लो पहले, अगर tan 60 का वैल्यू अगर ना याद हुआ आपको तो बताओ। एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने बताया है कई बार, ठीक है, यह अगर 90 डिग्री है यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एंगल जो है 60 डिग्री है, और ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो देखो ये 30 डिग्री है, इसका मतलब इसके सामने वाला जो लाइन होगा यानी जो हाइट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, और अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, इसके सामने वाला ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब देखो ये ट्रिपलेट आप याद रखोगे 30 या 60 डिग्री के लिए, ठीक है, क्या याद रखोगे, ये याद रखना है कि 1 √3 और 2, ठीक है, ये इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, यानी इन तीनों में, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनवस में सबसे बड़ा कौन होता है, तो हाइपोटेनवस होता है, तो इसलिए 2 ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनवस ऑलवेज, ठीक है। अब यहां पे 60 और 30 के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन होगा √3, कौन होगा 1, ठीक है, तो ये 60 के सामने वाला बड़ा होगा इसलिए ये √3, और 30 के सामने वाला छोटा होगा इसलिए ये 1, ठीक है। तो अभी आप देखो यहां पे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, √3/1 होगा ना, √3/1, ठीक है, आपको याद रखना है, ये नहीं, अगर वैल्यू डायरेक्ट है याद है तो आप ये याद रखो, आप वैल्यू नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर देखो उसी तरीके से नाउ इन ट्रायंगल ADB, अब ADB ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है, तो क्या लेते हैं, तो उसी तरीके से tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BD इज इक्वल टू AB बाई BD हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू AB और BD कितना था गिवन, BD आया था 60/√3 मीटर। बोलो, अब ये इधर चला आएगा, ठीक है, अब ये अगर पूरा उठ करके इधर आ जाएगा तो यहां से हो जाएगा ये 60√3, और पहले से यहां पे क्या था, ये था √3, देखो ये पूरा का पूरा भाग में है तो इधर आएगा तो पूरा का पूरा गुना में हो जाएगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू AB, देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 को 60 से काटोगे 20, यानी कि AB इज इक्वल टू 20 मीटर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यही तो बात पूछा था ना कि यह बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो कितना होगा, यह होगा 20 मीटर का होगा, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31, अ ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ 12 पर्सन, एक ग्रुप है
जिसमें 12 लोग हैं, ठीक है, ऑफ विच 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंस। देखो ये पेशेंट है, ठीक है, लेकिन पेशेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां हिंदी में दिया हुआ है अत्यधिक धैर्यवान, धैर्यवान मतलब पेशेंस, ठीक है ना। तो 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट, अदर 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड। यानी कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, किस चीज का ग्रुप है, आदमियों का ग्रुप है, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट के साथ ऑलवेज ऑफ, ठीक है ना। तो यहां पे 12 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, इसमें से जो 3 लोग हैं वो क्या है, एक्सट्रीमली पेशेंट है, ठीक है, एक्सट्रीमली पेशेंट, ठीक है, और जो 6 लोग हैं वो क्या है, ऑनेस्ट है, और रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि बाकी, ठीक है ना। तो 3 6 9, तो बचेगा कितना, 12 में से 9 गया तो 3 लोग क्या है, काइंड है, ठीक है, 3 लोग क्या है, काइंड है, ठीक है। तो अब देखो आप यहां पे अ पर्सन फ्रॉम द ग्रुप इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यहां से एक आदमी को, ठीक है ना, उस ग्रुप से रैंडमली निकाला जाता है। एज्यूम दैट ईच पर्सन इज इक्वली लाइक टू बी सिलेक्टेड, यह मानते हुए चलना है कि तीनों में से सभी जो है बराबर ही निकलेंगे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पेशेंट, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि एक्सट्रीमली पेशेंस के लिए कितना होगा प्रोबेबिलिटी, और एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट के लिए कितना होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, ठीक है, इस ग्रुप में कितना लोग हैं, 12 लोग हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल हमारा जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हमारा पॉसिबल आउटकम कितना होगा, वो 12 होगा, ठीक है ना। अब हम सवाल नंबर 1 करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली पेशेंस बोला है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पेशेंस, ठीक है, एक्सट्रीमली पेशेंस कितना है, 3 है, 3 बोला था, है ना, 3 बोला था, ठीक है। अब यहां पे इसलिए जो नंबर ऑफ हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीमली पेशेंट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। बोलो समझ आए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 3, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है, 12, ये कटा, ठीक है, 3 से 4 बार में, ठीक है, 12, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया एक्सट्रीमली पेशेंस का। अगर हम रैंडमली अगर सिलेक्शन करते उस ग्रुप से, तो एक्सट्रीमली पेशेंस का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 क्या बोला है एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, या तो काइंड निकल जाए या फिर ऑनेस्ट निकल जाए, यानी कि ये बात हो गया कि नंबर ऑफ एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट इज इक्वल टू 6 + 3, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग क्या हैं, या जो है एक्सट्रीमली क्या थे, ऑनेस्ट थे, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख लो 3 + 6, ठीक है, 3 लोग क्या थे, काइंड हुए, ठीक है, 3 लोग काइंड और 6 लोग ऑनेस्ट, ठीक है। तो 3 + 6 =
9, ठीक है। 3 + 6 = 9 हो गया, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, तो इसलिए जो फेवरेबल आउटकम हो गया, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम = 9 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 9/12, यानी कि 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी कि 3/4। बोलो बात समझ आया, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32, द 3 vertices ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 3 - 4 -1 -3 एंड -6 2, ठीक है। 3 वर्टिसेस गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D, ठीक है। D वर्टेक्स का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये A है, A कितना है 3 - 4, 3 - 4 है, ठीक है। B कितना है -1 -3, ठीक है। और C कितना गिवन है -6 और 2, ठीक है। और D पता नहीं है, इसको मान लेते हैं XY, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, द थ्री vertices ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर ABCD, ठीक है। 3 vertices ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर कितना है, A कितना है 3 - 4, B कितना है, B है -1 -3 एंड C कितना है, C है -6 2। और मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D B X Y, ठीक है। बोलो बात समझ आई। अब हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का, ये, ठीक है। पैरेललोग्राम का डायगोनल ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में मान लो O है, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो AC का जो मिड पॉइंट होगा और जो DB का मिड पॉइंट होगा, दोनों एक ही होगा, ठीक है। यानी कि इसलिए जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC और ये DB, ठीक है, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहां से मिड पॉइंट अगर निकालना होता है तो याद है ना फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताए थे, x1 + x2/2, ठीक है, और y1 + y2/2, ये याद रखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x1 क्या है 3 और ये -6 हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए ये हो गया किसके लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2, ठीक है। तो -4 और +2/2, ठीक है, ये हो गया AC के लिए, ठीक है। अब यहां से इस DB का मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से x1 -1 यानी कि, ठीक है, यहां से x, ठीक है, /2 और फिर यहां से -3, फिर ये +y/2। बोलो जी बात समझ आ रही है,
देखो मैं जो लिख करके इतना जो मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप लोगों को भी लिख करके मेहनत करना है, ठीक है ना। बेड पे रजाई में घुस करके ना, टांग पसार करके नहीं देखो वीडियो, ठीक है ना। कॉपी कलम निकाल करके ना उसको नोट डाउन करो और इसके ऊपर बार बार ना प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 3 माइनस 6 हो गया -3/2, और ये -4 + 2 हो गया -2/2, ठीक है, इक्वल टू -1 + x/2, और ये हो गया -3 + y/2। बोलो बात समझ आ रही है। तो देखो ये है x का कोऑर्डिनेट और ये है y का कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, यहां से -3/2 इज इक्वल टू -1 + x/2, ठीक है, और -2/2 इज इक्वल टू -3 + y/2 कर देंगे। बोलो जी बात समझ आई। यहां से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, ठीक है ना। तो यहां से ये 1 इधर आएगा, ठीक है, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -3 + 1 इज इक्वल टू -2, यानी कि यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना, -2, ठीक है। और यहां से y, ये 3 जब इधर आएगा, ठीक है, माइनस में है इधर 3, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -2 और +3, -2 और +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसलिए जो x और y का जो कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज XY कितना था, तो -2 और 1, -2 एंड 1 हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है, XY का। यानी कि ये जो D है, ये जो D है, ये D, ये कितना हो गया, ये हो जाना चाहिए -1 और ये -2 और 1, ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालने बोला था, कोऑर्डिनेट निकल गया डी का, ठीक है। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। तो अब इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम के लिए एरिया होता है या तो हाइट, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि h, ठीक है। तो h इंटू बी इंटू एच कर दोगे, यानी कि बेस इंटू हाइट कर दोगे, तब भी निकल जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। लेकिन यहाँ पे आपको हाइट पता नहीं है, ठीक है, बेस तो आप फिर भी निकाल लोगे, लेकिन ए और बी का डिस्टेंस निकाल करके, लेकिन हाइट नहीं पता है। तो आपके पास क्या एक मेथड रह जाता है, एक मेथड ये रह जाता है कि ट्रायंगल ABC, इसका आप एरिया निकाल लो, फिर ट्रायंगल ADC, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। और निकाल करके अगर सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ABCD पूरे पैरेललोग्राम का नहीं निकल जाएगा क्या एरिया। बोलो बात समझ आई। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ABC का और फिर ADC का। लेकिन आपको ट्रायंगल ऑफ एरिया जो है कि इस साल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दो, लेकिन फिर भी आपको यह पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वर्टिसेस का, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया है, ठीक है। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखो। देखो अब अगर एरिया अगर पूछ ही दिया तो मैं सिर्फ बता करके छोड़ देता हूं। अगर आप फॉर्मूला याद रख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2, ठीक है, x1, स्टार्ट करेंगे x1 से, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ठीक है, फिर x1 से स्टार्ट करें ना, ठीक है, तो फिर प्लस, फिर अब x2, ठीक है, फिर उसके बाद y3 माइनस y1, ठीक है, फिर उसके बाद अब x3 से, ठीक है, फिर उसके बाद y1 माइनस y2। अगर आप इसके ऊपर सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर पुट कर दोगे तो फिर जो ट्रायंगल का जो तीनों कोऑर्डिनेट होता है उनको अगर पुट कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, इसको कैसे याद रखना है। देखो फॉर्मूला यहां से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, फिर 2 3 1 2 3 1, फिर यहां से 3 1 2, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो होगा x के लिए होगा, ये y1, ये जो है y के लिए होगा, ये दोनों जो है y के लिए होगा, ठीक है, ये याद रखना। x1 से फिर x2, फिर ये x3, बाकी ये जो है y2 y3 y1 y2, ठीक है। इसको पुट करके आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ये इस साल के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए आप यहीं तक कोऑर्डिनेट निकालने तक सीखो। अब क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। वाटर जो है एक कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, एक कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है इस तरीके से, ठीक है। इससे जो है वाटर जा रहा है ऑफ इंटरनल डायमीटर जिसका 2 है,
ठीक है। इसका डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेंटीमीटर है तो मीटर में इसको अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/100 मीटर, ठीक है। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस जिसका कितना है 40 सेंटीमीटर। अब मान लो कि यहाँ पे एक और कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, कोई और सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब इसमें इसको कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। और ये पानी जो है पाइप से होते हुए किस में आता है, सिलेंड्रिकल टैंक में आता है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या आ रहा है इस पानी में, इस यहाँ जो पानी जो आ रहा है इस पाइप में पानी का स्पीड है, ठीक है। डिटरमाइन द राइज इन लेवल, ठीक है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में, ठीक है। मतलब हाफ एन आवर का मतलब कि एक घंटे का आधा, ठीक है ना। तो हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में, ठीक है, यानी 30 मिनट में आखिर वो जो है कि कितना टैंक भर जाएगा, ठीक है। देखो एक बात, अगर एक सेकंड में पानी का रफ्तार कितना है 0.4 मीटर है, यानी एक सेकंड में पानी जो है पाइप में 0.4 मीटर तक आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 60 सेकंड अगर देखा जाए, यानी 60 सेकंड मतलब एक मिनट देखा जाए, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा 0.4 इंटू ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट में इतना, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 60 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना यानी कि इतना का मतलब कि डिस्टेंस कवर होगा कितने देर में, आधे घंटे में। यानी आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में, ठीक है, कितना होगा कवर, यानी इतना हो जाएगा, यानी कि 0.4 इंटू 60 इंटू 30, ठीक है। 3 छक 18, 18 छको 72, तो 72 1020, ठीक है, और एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 720 मीटर, ठीक है ना, 720 मीटर इस पाइप का लेंथ। अब हम क्या समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, हम क्या करते हैं इस पाइप में पानी भरते हैं, कितने मीटर तक भरते हैं, तो 720 मीटर तक भरते हैं, ठीक है। और फिर पानी को बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो पाइप को उठा करके इस टैंक में भर देते हैं, ठीक है। यानी वही इतना पानी जो 720 मीटर के लेंथ में जितना पानी था इस पाइप में, ठीक है, इस पाइप में 720 मीटर के लेंथ में जितना पानी था वही तो इस टैंक में पानी आया होगा ना उस आधे घंटे में। बोलो बात समझ में आई, यानी कि 720 मीटर के लेंथ में जितना पानी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा इस टैंक में जो आधा घंटा में भरा होगा। बोलो बात समझ आया। तो यहां से हम क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ जो पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। बोलो यहां तक बात समझ आई। अच्छा इसको पॉइंट बदलेंगे तो 0.01 होगा, ठीक है। जैसा जरूरत पड़ेगा अगर पॉइंट वाला तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर इससे काम चलेगा तो इससे काम चलाएंगे, ठीक है। बोलो बात समझ आए। अब एक बात को ध्यान से समझना यहां से, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पानी है पाइप में एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस 0.4 मीटर, ठीक है। इन वन सेकेंड वाटर ट्रेवल डिस्टेंस इन पाइप इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर। बोलो सबको क्लियर दिख रहा है ना। फिर उसी तरीके से इन 1 सेकेंड में इतना, तो 60 सेकेंड में मतलब 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, ठीक है, में वाटर ट्रेवल डिस्टेंस इन पाइप इज इक्वल टू 0.4 इंटू 60, ठीक है। फिर उसी तरीके से इन
60 सेकंड मतलब 1 मिनट हुआ ना जी, 1 मिनट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 30 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में। ठीक है, कितना, अगर इस मान लेते हैं इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं कि ये L है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 60 इंटू 30। ठीक है, देखो बोलो बात समझ में आए, इतना मीटर क्या होगा उस पाइप में लेंथ, यानी कि अगर आधे घंटे तक अगर हम पानी अगर फ्लो कराएंगे तो इतना मीटर तक पानी जो है बहेगा। ठीक है ना। अब देखो कह रहे थे क्या कि 1 सेकंड में इतना मीटर, तो 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में कितना मीटर, तो 60 से इधर गुना कर दिए। ठीक है, तो 30 मिनट में यानी 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में इतना, 30 से इधर गुना कर दिए। ठीक है, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अब रेडियस ऑफ टैंक, रेडियस ऑफ टैंक कितना है, कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर मतलब 40/100 यानी कि 2/5। ठीक है, 2/5 मीटर। ठीक है, बोलो यहां तक समझ आया। तो अब यहां पे एक चीज समझ लो कि लेट द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इन 30 मिनट इज इक्वल टू H। ठीक है, ये मान लेते हैं कि H ऊंचाई तक जो है इस पाइप से पानी इसमें आधे घंटे तक चलने की वजह से H हाइट तक जो है पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर filled by pipe in 30 मिनट इन टैंक। ठीक है, 30 मिनट में जितना उस पाइप में पानी आएगा, ठीक है, वही पानी जो है, ठीक है ना, वही पानी का वॉल्यूम क्या होगा उस टैंक में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप फॉर 30 मिनट। ठीक है, समझ आया। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन पाइप, ठीक है, वाटर फिल्ड बाय पाइप, ठीक है, पाइप के द्वारा जो 30 मिनट तक जो पानी भरा जाएगा टैंक में उसका वॉल्यूम, और जो पानी होगा, ठीक है, जो पानी बहेगा 30 मिनट तक पाइप में उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों तो क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर, यहाँ पे R2 का स्क्वायर H, ठीक है, और यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर H। बोलो ठीक है, यहाँ पे H के लिए क्या ले लो, L। ठीक है, इसका लेंथ L। ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। R2 कितना था, R2 था हमारा 2/5 इंटू 2/5। ठीक है, और ये हो गया इंटू H, और यहां से ये कितना आया था, ये आया था रेडियस 1/100। कितना आया था, 1/100। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं 1/100 इंटू 1/100, और L कितना आया था, 720 आया था। ठीक है, L कितना आया था, 720। ठीक है, अगर इसको गुना कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा कितना, 720 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से ये देखो, ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, 20 5 से भी 100 कटेगा 20 बार में। ठीक है, और ये 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 4 से सीधा 180। ठीक है ना, 18 चौक 72। ठीक है, ये 1 0 से ये 1 0, ये 2 से ये 18 कटा 9 बार में। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 9 बटा, क्या निकालना है, हाइट निकालना है, इसीलिए ये जो इसका जो यूनिट होगा केवल मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब होगा। ठीक है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, इन दोनों की वजह से मीटर स्क्वायर, यहाँ की वजह से मीटर क्यूब। अब ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कटेगा तो 1 मीटर बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 9/20 ये मीटर। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इस मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे, ठीक है, तो 9/20 इंटू 100, 20 बचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब 9 पंचे 45 सेंटीमीटर, ये जो है यानी कि 45 सेंटीमीटर जो है इस टैंक में क्या होगा, लेवल क्या हो जाएगा, पानी का उठ जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ आई। तो यहां से हम ये लिख देंगे कि द राइज इन लेवल ऑफ वाटर,
hence the rise level of water in tank is 45 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो बात समझ आए। ये हो गया हमारा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 34। अ बकेट ओपन एट द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन। देखो फ्रस्टम पढ़ना है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक बाल्टी है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, बस आप समझ लो इसको। ठीक है, यहां पे इसका डेप्थ कितना है, 24 है। ठीक है, इसका डेप्थ कितना है, ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इट्स अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड, ये जो है 30 और 10 है, यानी ऊपर में 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का, और ये नीचे में ये पूरा डायमीटर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन द रेट ऑफ 10 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना है, 10 रुपया है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अपर एंड ऑफ बकेट, ठीक है, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए जो रेडियस होगा, रेडियस R1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से डायमीटर ऑफ लोअर एंड ऑफ बकेट इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए जो रेडियस होगा, रेडियस जो R2 होगा वो कितना होगा, ये 10 था पूरा। ठीक है, 10 था पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। ठीक है, तो हाइट कितना दिया है बकेट का, h इज इक्वल टू कितना दिया है, 24। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, स्लैंट हाइट ऑफ बकेट यानी कि ये फ्रस्टम हो गया। ठीक है, ये फ्रस्टम होता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है, ये होता है रूट अंडर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, R1 कितना है, यह है 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस h कितना है, ये 24 का स्क्वायर। ठीक है, 15 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 576। 100 प्लस 576, यह रूट में ये हो जाएगा 676। ठीक है, 676 को हम लिख सकते हैं कितना, 26। ठीक है, 26 सेंटीमीटर इसका जो होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आया। ठीक है, अब क्या बोला है, इसमें मेटल का शीट कितना यूज हुआ है। तो मेटल का शीट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया TSA। ठीक है, अब बाल्टी बनाएंगे, ठीक है, तो एक पूरा ये CSA लगाएंगे, ये पूरा बाल्टी को कर्व करने के लिए। ठीक है, नीचे तो पेंदी देंगे जरूर से, है ना। बोलो, तो ये पेंदी जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक सर्किल होगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे कि जो एरिया ऑफ, यहां से एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन बकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई R1 का और प्लस R2 का, ठीक है, इंटू L। ठीक है, R1 प्लस R2 का सम और इंटू L। ठीक है, ये होता है CSA ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, और प्लस एक नीचे जो है पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये R1 नहीं R2 है ना, ये छोटा वाला पेंदी हमारा R2 है। ठीक है, और ये है R1। ठीक है, तो ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये पाई R1 कितना हो गया, 15 प्लस 5। ठीक है, L कितना हो गया, ये हो गया 26, और ये पाई, और यहां से ये पाई R कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, 15 5 20 गुना 26 करेंगे, 26 दूनी 52, यानी 520 पाई हो जाएगा, और यहां से 25 पाई हो जाएगा, 25 पाई। ठीक है, 520 और 25 हो जाएगा 545 पाई। बोलो जी बात समझ आई। ठीक है, 545 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो द कॉस्ट ऑफ
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, ठीक है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, तो 10 रुपए है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कॉस्ट होगा, द कॉस्ट ऑफ 545 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10/100 हो जाएगा ना। तो इतना के लिए कितना हो जाएगा, 545 के लिए गुना 545 पाई, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, 10/100 गुना 545 गुना पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इन सब को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका 171.13 रुपया आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज हो गया 2013 का द एंड, ठीक है, 2013 का द एंड हो गया, ठीक है। और 2012 और 13 दोनों को आप बार बार रिवाइज करो, बार बार आप रिवाइज करो, कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। मैंने इतने मेहनत से जो लिख करके बताया है ऐसे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।